हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटलिया या वुल्वा लास्ट केस पढ़ रहे। तो उसमें क्या मोनस प्यूबिस, लेबिया माजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन के बारे में पढ़े थे। एक तो हम लोग ग्लैंड भी वहां पढ़े थे, बार्थोलिन ग्लैंड। तो उसके दो केस देखे थे, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो जो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं वो यूरिनरी पोर के दोनों ओर पाए जाते हैं, जबकि जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं वो वैजाइनल पोर के दोनों ओर स्थित होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथि। तो हम लोग जानते हैं कि स्तनधारियों में दूध स्रावित करने वाले स्तन ग्रंथियों का पाया जाना उनका मेजर तरीका, मुख्य लक्षण। तो ये मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग केस देखते हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। मेमरी ग्लैंड श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण। उसके बाद क्या, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो फीमेल में एक्टिव हो रहे हैं, जबकि मेल में क्या इनएक्टिव। अगर मेल में एक्टिव हो गए, मेमरी ग्लैंड अगर मेल में एक्टिव हो गए तो उनको बोला जाता है गायनेकोमैस्टियो। तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। मेमरी ग्लैंड फीमेल में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, जबकि मेल में निष्क्रिय होते हैं। स्तन ग्रंथि पाए फीमेल में भी जाते हैं, मेल में भी पाए जाते हैं, परंतु जो मेल में मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। उनमें दूध का स्राव होता है क्या, मेल के स्तन ग्रंथि से नहीं ना। तो जो मेल में अगर एक्टिव हो गया मेमरी ग्लैंड ना, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। आप लोग मेल में कभी देखते होंगे किसी का जो मेमरी ग्लैंड होता है वो उभर जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, गायनेकोमैस्टिया। इसका जो मेजर एग्जांपल है ना वो प्रोटोथेरियम मैमल्स, प्लेटिपस उसका एग्जाम्पल। उनके मेल में क्या होता है ना, नेचुरल रूप से मेमरी ग्लैंड विकसित होता है ना, गायनेकोमैस्टिया। उसके बाद क्या, जो मेमरी ग्लैंड होता है वो थोरेसिक कैविटी के मेजर पेक्टोरलिस मसल्स पर स्थित होता है। मेजर पेक्टोरलिस मसल, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो मेजर पेक्टोरलिस मसल्स पर स्थित होते हैं। और ये जो मेजर पेक्टोरलिस होते हैं ना, मसल बिटवीन रिब्स के पसलियों के मध्य जो पेशियां पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, मेजर पेक्टोरलिस मसल। और इन्हीं पे क्या मेमरी ग्लैंड स्थित है ना। जो मेमरी ग्लैंड होते हैं इंपॉर्टेंट केस है वो करेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, तथा ग्लैंडुलर से मिलकर बने। मेमरी ग्लैंड संयोजी ऊतक, वसीय ऊतक तथा ग्रंथि ऊतकों से मिलकर बने। जो वसीय ऊतक होते हैं ना, ये मेमरी ग्लैंड के आकार का निर्धारण करते हैं। एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक जो होते हैं वो मेमरी ग्लैंड के आकार का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में पाए जाते हैं दो, स्तन ग्रंथि दोनों पाए जाते हैं ना। प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 से 20 मेमरी लोब का निर्माण करते हैं। मेमरी लोब, प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में स्तन ग्रंथि में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो लगभग 15 से 20 ये जो आप लोग दिख रहा है आप लोग को ब्लू कलर से, वो क्या है, मेमरी लोब है। यहाँ पे हम तीनों को बनाए हुए हैं, होते कितने हैं, लगभग 15 से 20। तो जो मेमरी लोब ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो एक मेमरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 मेमरी लोब का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक मेमरी लोब में
अनेकों की संख्या में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। प्रत्येक मेमोरी लोब में अनेकों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई। ये और ये एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो एल्वियोलाई होते हैं यही क्या करते हैं? मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं और श्रावण भी करते हैं। और ये मिल्क का फॉर्मेशन और श्रावण कौन कंट्रोल करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बहुत डिटेल में ना। प्रत्येक मेमोरी लोब में अनेकों की संख्या में एल्वियोलाई पाए जाते हैं जहां दूध का निर्माण होता है और उनका श्रावण होता है, जिसका नियंत्रण कौन करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन नियंत्रित करता है? उनको प्रोलैक्टिन हार्मोन नियंत्रित करता है। जो एल्वियोलाई होते हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलते हैं। एल्वियोलाई कहां खुलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। ये वाला यहाँ पे एल्वियोलाई खत्म हुआ, ये मेमोरी ट्यूब्यूल। आप लोग पॉइंट लगा के लिखते चलिए। जो एल्वियोलाई होते हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलते हैं तथा अनेकों मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मेमोरी डक्ट का। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ना, ये मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मेमोरी डक्ट का। और ये मेमोरी डक्ट आगे चलकर मतलब आगे की तरफ एक फुली हुई संरचना में खुलता है जिसे क्या बोलते हैं? मेमोरी एम्बुला। ये फुली हुई संरचना, ये बात फुली हुई संरचना में खुलता है जिसे मेमोरी एम्बुला कहते हैं। और ये मेमोरी एम्बुला लेटेसिफेरस डक्ट में खुलता है। ये लेटेसिफेरस डक्ट में खुलता है। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 लेटेसिफेरस डक्ट पाए जाते हैं जो आगे चलकर एक संरचना में खुलते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? निप्पल। और निप्पल के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया होता है। निप्पल के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं? एरियोलर। ये मेमोरी ग्लैंड है ना। तो एक बार हम आपको शॉर्ट में बताते हैं ना। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के मेजर पेक्टोरालिस मसल्स पर स्थित होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का जो निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों का, वो कनेक्टिव टिश्यू, वसीय ऊतक बोले तो एडिपोज टिश्यू तथा ग्लैंडर टिश्यू मिलकर करते हैं। वसीय ऊतक जो होते हैं वो इनके आकार का निर्धारण करते हैं और जो ग्लैंडर टिश्यू होते हैं प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब का निर्माण करते हैं। और इस 15 से 20 मेमोरी लोब में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। देखिए ऑर्डर लिखे हुए हैं हम, ऑर्डर। इसी ऑर्डर में दूध क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड से बाहर आता है। याद रखिएगा, ऑर्डर भी आता है एग्जाम में ना। तो प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंडर टिश्यू होता है 15 से 20 मेमोरी लोब का निर्माण करता है और एक मेमोरी लोब में अनेकों की संख्या में एल्वियोलाई पाया जाता है। और ये एल्वियोलाई मिल्क का फॉर्मेशन और श्रावण करता है जिसे कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये एल्वियोलाई क्या करता है? आगे चल के मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलता है और मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मेमोरी डक्ट का। मेमोरी डक्ट एक फुले हुए संरचना में खुलता है जिसको मेमोरी एम्बुला कहते हैं। मेमोरी एम्बुला आगे चलकर लेक्टेसिफेरस डक्ट में खुलता है और प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में लेक्टेसिफेरस डक्ट का जो संख्या होता है वो 15 से 20 होता है। 15 से 20 जो लेक्टेसिफेरस डक्ट होते हैं वो आगे चलकर मतलब मेमोरी ग्लैंड के छोर पे खुलता है जिसे क्या बोलते हैं? निप्पल। और निप्पल के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया पाया जाता है। चारों ओर पिगमेंटेड एरिया पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एरियोलर। तो ये मेमोरी ग्लैंड। क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता यहां से रुकेगा। अब एक तो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आगे देखेंगे और बहुत विस्तार में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना वो मेमोरी ग्लैंड के
मायो इपिथेलियल सेल, मायो इपिथेलियल सेल में संकुचन करता है, जिससे दूध स्तन ग्रंथि से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड के मायो इपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचन, जिससे दूध स्तन ग्रंथियों से बाहर आता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बताते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव अगर कम होता है तो ये क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे लेबर पेन होता है और बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए ना इसको क्या पार्चुरेशन हार्मोन भी बोलते हैं ना। आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का हम लोग ना क्या बोलते हैं, फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी की संरचना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ओवरी के बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या ओवरी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं ओवरी के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डाल रहे हैं लेक्चर में, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा। उसके बाद लाइन बाय लाइन जब क्लियर करते जाएंगे ना तो स्ट्रक्चर अपने आप क्लियर होता जाएगा। बहुत आसान है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो यहां तक ना हम लोग पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में। जैसे पहला केस क्या, ओवरी मीजोवेरियम द्वारा लिगामेंट से जुड़ा होता है। हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी यूटेरस से ओवरियन लिगामेंट, जबकि एब्डोमिनल कैविटी से ब्रॉड लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। और उन लिगामेंट से किसके द्वारा जुड़ा होता है, मीजोवेरियम द्वारा। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि जो ओवरी होता है, ओवरी के ऊपर एक इपिथेलियम का अस्तर पाया जाता है। वो इपिथेलियम का अस्तर कौन, जर्मिनल इपिथेलियम। तो जर्मिनल इपिथेलियम ओवरी के बाहर की तरफ पाया जाता है, जो अंदर की ओर ओवरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। और ओवरियन स्ट्रोमा दो भाग, पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला। जो पेरिफेरल कार्टेक्स है उसको आउटर कार्टेक्स भी बोलते हैं ना। तो यहां तक केस ना हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हुए। अब अगला पॉइंट क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम अनेकों मिलियन ऊगोनिया का निर्माण करता है। एम्ब्रियो स्टेज में जर्मिनल इपिथेलियम अनेकों मिलियन ऊगोनिया का निर्माण करता है। ऊगोनिया छोटी द्विगुणित जनन कोशिका होती है। ऊगोनिया का निर्माण करता है, जो कहां पाए जाते हैं, कार्टेक्स भाग पर, ओवरियन स्ट्रोमा के कार्टेक्स भाग पर पाए जाते हैं। अब जो ये ऊगोनिया है वो वृद्धि करके प्राइमरी ऊसाइड में बदल जाता है। ऊगोनिया वृद्धि करके प्राइमरी ऊसाइड, यहां पे आप लोग माइटोसिस डिवीजन भी लिख सकते हैं। जब इसमें ऊगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्राइमरी ऊसाइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी ऊसाइड का निर्माण कर देते हैं। प्राइमरी ऊसाइड बोले तो प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसमें मियासिस फर्स्ट होता है। मियासिस फर्स्ट, ये देखें सेल डिवीजन का केस है। सेल डिवीजन का मियासिस फर्स्ट भी होता है, मियासिस सेकंड भी होता है। मियासिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है, परंतु प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाता है। प्रोफेज फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट ना चार भाग, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। और प्रोफेज फर्स्ट के बिना 5 फेज होते हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम आपको बताएंगे। यहां पे याद रखिएगा, oogonia वृद्धि करके प्राइमरी oocyte में बदल जाता है, जिसमें मियासिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है, जो प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाता है। अब देखिएगा ये मियासिस फर्स्ट कंप्लीट कब होएगा ना, देखिएगा। प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बनता है। ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बनता है, और जब लेयर बन जाता है ग्रेनुलोसा सेल का ना, तो प्राइमरी oocyte को तब प्राइमरी oocyte नहीं कहते, तब उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। जब प्राइमरी oocyte के चारों ओर ये ग्रेनुलोसा सेल, अब देखिए स्ट्रक्चर में बनाए होंगे, ग्रेनुलोसा सेल का जब लेयर बन गया तब इसको प्राइमरी oocyte नहीं कहेंगे, तब इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। जब तक ग्रेनुलोसा सेल नहीं बना रहेगा तब तक वो क्या रहेंगे, प्राइमरी oocyte। जैसे ग्रेनुलोसा सेल बना तब वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल ना। जन्म से लेकर प्यूबर्टी अवस्था तक, जन्म से लेकर प्यूबर्टी अवस्था मतलब पैदा होने से लेकर यौनारंभ तक, मतलब जब एक फीमेल एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज ना। प्यूबर्टी अवस्था तक अनेकों प्राइमरी फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। जो फॉलिकल नष्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। इसलिए प्यूबर्टी अवस्था में मतलब यौनारंभ में
जो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल की संख्या रह जाती है वो केवल कितना, 60 से 80,000। बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म से प्यूबर्टी अवस्था तक अनेकों प्राइमरी फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं जिन्हें एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। इसीलिए प्यूबर्टी अवस्था में एक ओवरी में केवल 60 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं ना। अब प्यूबर्टी अवस्था में इस प्राइमरी फॉलिकल को एफएसएच प्रेरित करता है। प्यूबर्टी अवस्था में इन प्राइमरी फॉलिकल को एफएसएच प्रेरित करता है। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर एफएसएच का कार्य क्या है, वो प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में और टर्सरी को ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित करता है ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, हम लोग यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही, इंडोक्राइन में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि जो एफएसएच है ना, एफएसएच और एलएच, अभी देखेंगे एलएच के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों क्या है, दोनों साथ साथ ज्यादा कार्य करते हैं। दोनों ना पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन है। तो वहां पे हम आपको बहुत यही डिटेल में बताएंगे, वहां पे तो देखेंगे जब होगा। तो प्यूबर्टी अवस्था से इन प्राइमरी फॉलिकल को एफएसएच प्रेरित करता है। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेरित करता है, जिससे ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल किस में बदला, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल एक लेयर था, जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो विभाजित होकर एक से अधिक स्तर का निर्माण कर देते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिएगा, आप ये सारे केस पाएंगे। जब सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल जब सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल विभाजित होकर एक से अधिक स्तरों का निर्माण कर देते हैं, तथा ओवरी ग्रेनुलोसा सेल के चारों ओर किस लेयर का निर्माण करता है, थीका लेयर का। किसका निर्माण करता है, थीका लेयर का निर्माण करता है। इसके पश्चात जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में परिवर्तित होता है, टर्सरी फॉलिकल। और जब टर्सरी फॉलिकल में परिवर्तित होता है उस समय 4 परिवर्तन होते हैं। इंपॉर्टेंट केस, 4 परिवर्तन होते हैं। उसमें पहला परिवर्तन क्या, जो ग्रेनुलोसा सेल में एक कैविटी का निर्माण होता है जिसे एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। आप देखिएगा जहां पे मतलब जब एक से अधिक स्तर ऐसे ऐसे देखेंगे ना स्ट्रक्चर में बना होगा, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे एक कैविटी बन जाता है। मतलब ना ये गैप आपको देखने को मिल जाएगा, इतना गैप देखने को मिल जाएगा ना। देखिए स्ट्रक्चर में होएगा। तो ग्रेनुलोसा सेल में एक कैविटी का निर्माण होता है। कब, जब टर्सरी फॉलिकल बनता है तब ग्रेनुलोसा सेल में एक कैविटी का निर्माण होता है जिसे एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। सेकेंड केस क्या, जो थीका लेयर होते हैं, थीका लेयर जो ओवरी ग्रेनुलोसा सेल के चारों ओर बनाता है। तो थीका लेयर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। नमोइस क्लियर है, बाहर जो बाहर की तरफ पाया जाएगा वो एक्सटर्ना और जो अंदर की तरफ होएगा वो इंटरना। तीसरा केस, मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जब टर्सरी फॉलिकल का निर्माण होता है तो उसी टाइम पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जो मतलब रुका हुआ प्रोफेज पे रुक जाता है ना, तो वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट। तो मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है और प्राइमरी oocyte 2 असमान कोशिकाओं में बदल जाते हैं। बताएं अभी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बना था क्या, अभी तो सिर्फ प्राइमरी oocyte था ना। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हुआ था जो प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था। उसके बाद प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल बना, और जब ग्रेनुलोसा सेल बना तो वो प्राइमरी oocyte को क्या बोल दिया गया, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया गया ना। यहाँ पे क्या, जब मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो 2 असमान कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट। तो पोलर बॉडी फर्स्ट ओवरी में ही नष्ट हो जाते हैं। पोलर बॉडी फर्स्ट जो होते हैं वो ओवरी में ही नष्ट हो जाते हैं, अतः इनमें मियोसिस सेकंड नहीं होता। जबकि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें चौथा केस जो होएगा ना, वो भी यही टर्सरी फॉलिकल बनने पर ही चौथा केस भी देखने को मिलेगा आपको। अपने चारों ओर एक आवरण बनाते हैं जिन्हें जोना पेलुसिडा कहते हैं। उस आवरण क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। कौन, सेकेंडरी oocyte। एक बार और ये वाला केस, एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल विभाजित होकर एक से अधिक स्तरों का निर्माण करता है तथा ओवरी ग्रेनुलोसा सेल के चारों ओर थीका लेयर का निर्माण करता है। इसके पश्चात सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। जब
उस टाइम पे कितने चेंजेस होते हैं? 4 चेंजेस। 4 चेंजेस में पहला चेंजेस कौन हुआ कि ग्रेनुलोसा सेल में एक कैविटी का निर्माण होता है जिसे एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। थीका लेयर 2 स्तरों में बढ़ जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो रुका हुआ मियासिस फर्स्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और प्राइमरी oocyte 2 असमान कोशिकाओं में बदल जाते हैं, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट। तो पोलर बॉडी फर्स्ट में मियोसिस सेकंड नहीं होता, वो ओवरी में ही नष्ट हो जाते हैं। जो सेकेंडरी oocyte होते हैं वो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। इसके पश्चात क्या होता है, जब यहां तक प्रक्रिया हो जाता है उसके पश्चात जो टर्सरी फॉलिकल होते हैं वो मेच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। टर्स और इन सब को कौन प्रेरित कर रहा है? एफएसएच ही प्रेरित कर रहा है। एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल को मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित कर देता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट केस, जब यहां तक का केस हो जाता है तो टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया ना तो वहां पे एफएसएच रुक जाता है, वहां पे एलएच ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है जिससे ये फट जाते हैं। जैसे कहने का अर्थ क्या, जब एलएच ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है ना तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाते हैं और सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आ जाते हैं। अब देखिए संरचना में आपको दिखाई देगा जो सेकेंडरी oocyte बना होगा वो ओवरी के बाहर आ गया होगा। और ओवरी के बाहर कहां जाते हैं? ओविडक्ट में। कहां जाते हैं? ओविडक्ट में। तो आप लोग यहां पे वर्ड लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ना। एलएच ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है जिससे ये फट जाते हैं और सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आ जाते हैं। कहां? ओविडक्ट में ना। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? ओवुलेशन। जब सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आया तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ओवुलेशन ना। शेष बचे हुए ग्रेनुलोसा सेल कार्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कार्पस ल्यूटियम। तो नोट करके देखिए, लिखे भी हैं, यदि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा अगर फ्यूज हो गए तब तो ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहता है। अब इस दौरान क्या होता है? बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। अगर स्पर्म और ओवा फ्यूज हो गए तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहेगा। जब कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा ना तो वहां पे क्या होएगा? कार्पस ल्यूटियम को एलएच प्रेरित करता है और कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को कम करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण को बढ़ा देता है। तो यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहता है, अन्यथा कार्पस एल्बिकेंस मतलब जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस एल्बिकेंस में ना। अब ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, क्या क्या फंक्शन होते हैं ओवरी में। और हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तो याद रखिएगा हर एक चीजें हर दूसरे चीज से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, तभी क्लियर होंगे, नहीं तो क्लियर नहीं होंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो एमसी, हिंदी में आर्त चक्रीय बोल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्तनधारियों में केवल प्राइमेट में पाए जाते हैं, जैसे मंकी, एप और ह्यूमन। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्थान पर ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, जैसे कैट, रैट, पिग, काउ, डॉग एक्सेट्रा। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मंकी, एप और ह्यूमन को छोड़ के बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्थान पर क्या पाया जाता है? ईस्ट्रस साइकिल। इनमें ना मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता, रेडोथर्म नहीं होता। ये जो होता है लगभग 17 से 21 दिन का साइकिल होता है ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना वो 28 या 29 दिन में पूरा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 दिन में पूरा होता है। एक फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज से मेनोपॉज स्टेज तक के पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल जनन चक्र को ही क्या बोला जाता है? एनसी बोला जाता है। तो प्यूबर्टी स्टेज तो हम लोग पढ़े हुए हैं यौनारंभ में। जब एक फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होगी तो उसको कौन सा स्टेज बोला जाता है? प्यूबर्टी स्टेज। मेनोपॉज स्टेज जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होना बंद हो जाए तो वह अवस्था कौन कहलाता है? मेनोपॉज स्टेज। अब ये स्टेज है क्या? तो एक महिला में लगभग 50 वर्ष के आयु में मेंस्ट्रुअल फ्लो होना बंद हो जाता है। उस अवस्था को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज अवस्था। अब मैक्सिमम जो फीमेल होते हैं ना उनमें 40 से 45 साल के एज में ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होना बंद हो जाता है, मतलब एमसी आना बंद हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज स्टेज। तो
एक महिला में प्यूबर्टी स्टेज से मेनोपॉज स्टेज तक पाए जाने वाले जनन चक्र को ही क्या कहते हैं? एमसी कहते हैं। अब प्रथम एमसी जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो, रजोधर्म, उसको क्या बोलते हैं? मीनार्च। प्रथम मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या कहलाता है? मीनार्च कहलाता है। और एमसी के 3 फेज होते हैं। तीन अवस्थाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूर्ण होता है। पहला है, तीनों केस बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो पहला केस है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। तो इस दौरान यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे यूटेरस में 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट हुआ इंडोमेट्रियम तथा ब्लड कितना? 20 से 25 ml पर डे, तथा अनफर्टाइल ओवम, बोले तो अनिषेचित अंडाणु। नष्ट हुआ इंडोमेट्रियम, रक्त 20 से 25 ml पर डे तथा अनिषेचित अंडाणु ही मिलकर इसका निर्माण करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो एक महिला के वैजाइनल पोर से, वैजाइनल छिद्र से 3 से 5 दिन तक निकलते हैं। ये अब अगला केस क्या? आप लोग पॉइंट लगा के लिखिएगा, किसी महिला में मेंस्ट्रुअल फ्लो का ना आना उसके गर्भावस्था का सूचक, बोल तो वो प्रेग्नेंट है। या फिर कभी कभी महिला में मेंस्ट्रुअल फ्लो अत्यधिक तनाव या पुअर हार्ट बीट के कारण भी नहीं आता, और इस दौरान यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम होता है वो अत्यधिक पतला हो जाता है। अगला पॉइंट, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, जो ब्लीडिंग होता है ना, तो क्लॉट नहीं होते, मतलब अस्कंदे जमते नहीं, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोलाइसिन नहीं पाया जाता। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फाइब्रिनोलाइसिन के अनुपस्थिति के कारण जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वो क्लॉट नहीं होता। तो ये था पहला स्टेज, ब्लीडिंग फेज। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर या प्री ओवुलेटरी फेज, या इसको बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज। जो ये अवस्था होता है वो 6 से 13 दिन तक चलता है, और इस दौरान हाइपोथैलेमस जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच, बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। और ये एफएसएच क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित करता है। अब ये फॉलिकुलर अवस्थाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन यूटेरस के इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन, बोले तो फैलाव प्रारंभ करता है। एक बार और, जो एस्ट्रोजेनिक फेज या प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर या प्री ओवुलेटरी फेज होता है वो 6 से 13 दिन तक चलता है। इस अवस्था में क्या होता है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच, बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, और ये एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है। और ये फॉलिकुलर अवस्थाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं, तथा ये एस्ट्रोजन यूटेरस के इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन प्रारंभ करता है, मतलब यूटेरस के इंडोमेट्रियम में फैलाव लाता है, प्रसार करता है वहां। अगला पॉइंट क्या? जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है ना, वो 6 से 10 दिन तक, पीरियड के 6 से 10 दिन तक लगातार बढ़ता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा 6 से 10 दिन तक लगातार बढ़ता जाता है, तब ग्राफियन फॉलिकल इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन अवरोधक हार्मोन का स्राव करता है, जो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता क्या है? 6वें दिन हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का स्राव करता है। आप लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हम लोग इंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का स्राव किया, और जीएनआरएच बोला इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप एफएसएच का स्राव करें, ये हर महीने होता है। तो एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी को टर्सरी में, और टर्सरी को ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे होता क्या है? ये फॉलिकुलर अवस्थाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस के इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन प्रारंभ करता है। एस्ट्रोजन की मात्रा पीरियड के, मतलब एमसी के 6 से 10 दिन तक बढ़ता जाता है, तब ग्राफियन फॉलिकल इनहिबिन हार्मोन
इनहिबिन हार्मोन अवरोधक हार्मोन का स्रावण करता है जो हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है। अब हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक दिया, इसका मतलब क्या? ये बताया हाइपोथैलेमस को कि हमारा जो स्रावण है वो अत्यधिक हो गया है एस्ट्रोजन हार्मोन। तब क्या होगा? तब ये हाइपोथैलेमस जीएनआरएच के स्थान पर जीएनआईएच का स्रावण करेगा, गोनाडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। तब वो हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश देगा कि आप एफएसएच के स्रावण को रोक दीजिए। तो यहां पे होएगा जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच का स्रावण कम करता है और एलएच के स्रावण को प्रारंभ करता है। और एलएच का जो स्रावण होता है वो 11 से 14 दिन बढ़ता जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच का स्रावण 11 से 14 दिन तक बढ़ता जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। अब यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एमसी के मध्य में एफएसएच तथा एलएच अपने उच्चतम शिखर पीक पर होते हैं, उच्चतम शिखर पर होते हैं। एलएच लगातार ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है, जिससे एमसी के मध्य में ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। एमसी के मध्य में बोले तो 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, जिससे क्या कहते हैं? ओवुलेशन। और हम लोग जानते हैं कि ओवुलेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte होता है वो ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में चले जाते हैं। एक महिला में स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होता है, क्योंकि उनमें ओवुलेशन के लिए मैथुन की आवश्यकता नहीं होती। मैथुन बोले तो संभोग है। जबकि रैबिट और फ्रॉग में इंड्यूस्ड ओवुलेशन होता है, क्योंकि उनमें ओवुलेशन के लिए मैथुन की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या? जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। अब तीसरा फेज देखिए। तो एमसी में लास्ट है पोस्ट ओवुलेटरी फेज या सेकेंडरी फेज, या इसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। प्रोजेस्टेरॉनिक फेज किस लिए? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अहम किरदार होता है। आप लोग दूसरा वाला देखें, दूसरा फेज जो लिखे हैं वहां पे लिखे होंगे एस्ट्रोजेनिक फेज, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का अहम किरदार होता है। फॉलिकुलर फेज इसको क्यों बोला गया? क्योंकि जितने भी फॉलिकुलर अवस्थाएं होती है सब उसी में होते हैं। पोस्ट ओवुलेटरी फेज ओवुलेशन के बाद की अवस्था है ये ना। तो ये अवस्था जो होती है ना वो निश्चित होती है कितने दिन की? 14 दिन की। पहला हम लोग पढ़े ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, वो कितने दिन का? 3 से 5 दिन का। दूसरा हम लोग पढ़े प्री ओवुलेटरी फेज या एस्ट्रोजेनिक फेज या फॉलिकुलर फेज, वो कितने दिन का? 6 से 13 दिन का। ये कितने दिन का? 14 दिन का। अब एक महिला है, एक महिला में हम लोग जानते हैं जो एमसी पूरा होता है वो 28 या 29 दिन में। अभी ओवुलेशन पढ़े हैं, तो ओवुलेशन जो महिला में होता है वो कितने दिन का? 14 दिन का। ये निश्चित अवधि होता है पोस्ट ओवुलेशन या प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। जैसे मान लें आपसे क्वेश्चन बोला कि एक महिला में यदि एमसी 70 दिन में पूर्ण होता है तो उनमें ओवुलेशन कितने दिन का होएगा? तो अगर एमसी 70 दिन में पूर्ण होएगा तो उनमें ओवुलेशन कितने दिन में पूर्ण होएगा? 14 ठो उसमें से घटा दे, बहुत आसान। ये 14 ठो निश्चित है, तो ओवुलेशन कितने दिन का होएगा? 56 दिन का। 100 है, 14 घटा दो, 86 दिन का। ये अगला पॉइंट क्या? अभी हम लोग दूसरे वाले फेज का लास्ट पॉइंट पढ़े हैं कि जो फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्पस ल्यूटियम में। तो कार्पस ल्यूटियम को कौन प्रेरित करता है? एलएच। और ये कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण अत्यधिक कर देता है। कार्पस ल्यूटियम को एलएच प्रेरित करता है, जिससे ये मतलब कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन कम मात्रा में तथा प्रोजेस्टेरॉन अत्यधिक मात्रा में स्रावित करता है। तो जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो यूटेरस के इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन की तरफ, जहां पे फैलाव ज्यादा होता है उधर अधिक बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंडोमेट्रियम को विकसित करता है, डेवलप करता है तथा अधिक ग्लैंडुलर बनाता है। ग्लैंडुलर बोले तो ग्रंथिल बनाता है, जिससे इनकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। अब क्वेश्चन समझे कि यूटेरस के इंडोमेट्रियम की मोटाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन? प्रोजेस्टेरॉन। मोटाई बढ़ती चली जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहता है, परंतु चौथे महीने में किसका निर्माण हो जाता है? प्लेसेंटा का। और जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्रावण बंद कर देता है। अब यहां पे आप लोग को डाउट होएगा कि बताएं कार्पस ल्यूटियम तो गर्भावस्था के अंत तक बना रहता है, तो यहां पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव बंद क्यों कर दिया? कार्पस ल्यूटियम खत्म हो गया क्या? नहीं, कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहेगा। जब चौथे महीने में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण
कार्पस ल्यूटियम के स्थान पर कौन करता है? प्लेसेंटा। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो गर्भावस्था के अंत में रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है। लिख लीजिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है। अगला पॉइंट, प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस बोले तो गर्भाशय को एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन मतलब अंदर लेने के लिए तैयार करता है। वह यूटेरस के इंडोमेट्रियम को गर्भावस्था के अंत तक बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के लिए तैयार करता है। वह यूटेरस के इंडोमेट्रियम को गर्भावस्था के अंत तक बनाए रखता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट केस, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगला पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो यूटेरस में संकुचन नहीं होने देता। अच्छा बताएं, अगर गर्भाशय में संकुचन होएगा तो उसमें एम्ब्रियो रुक ही नहीं पाएगा ना, तो संकुचन नहीं होने देता। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम अपने निर्माण काल के 9 दिन तक बना रहता है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के अंत तक बना रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम अपने निर्माण काल मतलब जब बना होगा वो कार्पस ल्यूटियम 9 दिन तक बना रहता है। किस दिन बना था? 14वें दिन कार्पस ल्यूटियम बना था। 9 दिन उसमें और जोड़ दें, कितना दिन? 23 दिन। तो 23 दिन तक कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सांद्रता ब्लड में अत्यधिक बढ़ जाता है। तब क्या होता है? हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? एफएसएच तथा एलएच के स्रावण को बंद कर देता है। इसलिए कार्पस ल्यूटियम आने वाले 5 दिनों में कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। 23, 5, 28। तो यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।